तो धीरे-धीरे खुद ही करते थे। मुझे आज भी याद है कि पहले हम स्टूडियो नहीं था तो एक लैपटॉप था, एक मैं चावड़ी बाज़ार से माइक लेके आया था और अपने बाथरूम में बैठ के मैंने अपना पहला रैप रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो थोड़ा साउंड प्रूफ होता है। रैप का सीन तो मेरे दिमाग में बोहेमिया पाजी से ही ज़्यादा पड़ा था। बोहेमिया पाजी का म्यूज़िक बहुत अलग था। मैंने काफ़ी छोटी एज में जब आधार कार्ड इशू हुए थे, तब से मैंने अपना नाम वाईसी गुजर करवा लिया था। तो ये होता है। बाकी मैं तो ये कहूँगी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पहले अपना कंटेंट पे ध्यान दें, क्योंकि एक तो किसी को कॉपी मत करो, कोशिश करो अपना ही करो। जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं, जो उनका स्टाइल एकदम अलग है, गन वाला या जी। कार वाला, तो आपको क्या लगता है कि यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, अगर इन सब चीजों से यूथ पे इम्पैक्ट पड़ता तो मुझे लगता है कि जो भजन गाते हैं लोग, डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, उससे भी पड़ता। मुझे लगता है सब चीजें चलाती ऑडियंस ही है, आर्टिस्ट सिर्फ बना सकता है। बाकी एक चीज जो मैं अपने जीवन से सीखा हूँ, ये सीखा हूँ कि भाग कर कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिलती, कुछ चीजें किस्मत से भी मिलती हैं। एज अ सिंगर आपका क्या गोल है, कहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हो? जितना डिजर्विंग होगा मुझे उतना मिलेगा। जो मेरी किस्मत का होगा, मुझसे दुनिया में कोई ताकत नहीं जो छीन ले। ये जानना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इमोशनली किससे कनेक्ट हो? अकेले में बातें करना, अकेले में कोई भी डिसीजन लेना, वो ज्यादा बेहतर लगता है। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स, जहां बात की जाती है असली टैलेंट की, देसी बीट्स की और उन लोगों की जो बिना किसी शॉर्टकट के अपनी लाइफ में सक्सेस होकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर, और आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू से पूरी दुनिया को हिलाकर रख रखा है अपने रैपिंग सॉन्ग्स के साथ। तो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ, वाइब सेट करो और मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट वाईसी गुज्जर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका अपने शो पे इनवाइट किया मुझे। और आई थिंक ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है आपकी टीम के साथ, और जी, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेटअप, और अच्छी बात है आपने बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूंगी, आपका नाम वाईसी गुज्जर के नाम से फेमस है, जी। लेकिन कोई ऐसा नाम जो आपको लोग प्यार से बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में क्या नाम नहीं, आपको मेरे को लेते बचपन से ही एक्चुअली मैंने काफ़ी छोटी एज में जब आधार कार्ड इशू हुए थे, हैं? जी, तब से ही मैंने अपना नाम वाईसी गुजर करवा लिया था उस पे। ओके, तो क्योंकि मैं बताया ना, मैं बहुत यंग एज से रैप वगैरह कर रहा हूँ, तो जी, ये मैंने स्टेज नेम अपना चुन लिया था। जी, तो तब से ही कर रहा हूँ, और तो इसलिए ज़्यादातर लोग तो आउटसाइडर तो जितने भी हैं, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल वगैरह है नहीं मेरा। बाकी जितने भी आउटसाइडर लोग जानते हैं, वो वाईसी के नाम से जानते हैं बचपन से भी। ओके, बाकी रियल नेम मेरा यश चौधरी है। ओके, उसी का शॉर्ट फॉर्म करके मैंने वाईसी गुजर किया था, वेरी नाइस। स्टेज नेम। तो जी। जिस कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं, यानी कि हुँ। गुज्जर कम्युनिटी से, हाँ। उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? स्टार्ट ऐसे किया कि जिस कम्युनिटी से हम बिलॉन्ग करते हैं, जिस जगह से मैं आ रहा था, वहाँ पर हिप हॉप का, रैप का कोई नामो-निशान नहीं था, और जी, उस दौर में इतना डिजिटल भी नहीं था। जी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की, 13 की। तो उस समय तो स्टूडियो मिल जाना ही बहुत मुश्किल होता था कि हम स्टूडियो कहाँ ढूँढें, कैसे रिकॉर्डिंग होती है। ना ही उस समय यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वो होते थे कि आजकल तो आप कोई भी कोर्स करना चाहो ऑनलाइन होता है हुँ, उसपे। उस समय यूट्यूब पे भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, ओके, ट्यूटोरियल्स वगैरह जो होते हैं। तो धीरे-धीरे खुद ही करते थे। मुझे आज भी याद है कि पहले हम स्टूडियो नहीं था तो एक लैपटॉप था, एक मैं चावड़ी बाज़ार से माइक लेके आया था और अपने बाथरूम में बैठ के मैंने अपना पहला रैप रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो थोड़ा ओके, साउंड प्रूफ होता है, अच्छा, आवाज़ वहाँ कम आती है। जी, फिर धीरे-धीरे एक फ्रेंड जुड़ा मेरे साथ, आरडी डेडा। अभी वो ये जो रोडीज़ डबल क्रॉस आया उसमें जी, कंटेस्टेंट है। ओके, गौतम गुलाटी सर की गैंग से खेल रहा है वो। ओके, मेरा भाई है। तो उसके साथ मैंने एक टीम बनाई हमने, गूजर वॉइस करके। हमने अपना पहला कम्युनिटी के लिए ट्रैक निकाला। जी, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जनता ने। फिर उसके बाद हमने काफ़ी मल्टीपल सॉन्ग्स किए, इंटरनेट पे हमने, यूट्यूब पे डालते थे। उस समय तो स्पॉटिफ़ाई वगैरह भी इतना जी, बूम पे नहीं था। जी, तो बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस दौरान कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जो हमने छोड़ा हो परफ़ॉर्म करे बिना। हर फेस्ट में हम अच्छा, जाके परफ़ॉर्म करते थे। जैसे श्यामलाल कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, जी, रामजस हो गया, जी, सत्यवती हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस में उस समय एज़ अ टीम हम परफ़ॉर्म करते थे। और उसमें वो भी था, हमने एक स्लैंग बना रखा था, हम एक डाली के 2 कबूतर, राडी डेडा वाईसी गूजर, ऐसे करके। मतलब उस समय टीनेज में जैसा रैप जी, चलता, तो काफ़ी वो था हमारा फ़ेम उस समय, दिल्ली जी, यूनिवर्सिटी साइड। जी, फिर तब से करते-करते फिर मैं हरियाणा इंडस्ट्री में थोड़ा मैंने काम शुरू करा। एक टीम के साथ जुड़ा मैं, आई एम देसी वर्ल्ड के साथ, ओके, जिसमें मेरे भाई थे अक्की कल्याण, लोकेश ओके। गुर्जर। उनके साथ मैंने काफ़ी गाने किए हरियाणवी मैशअप्स के नाम से। तो उसके बाद फिर काफ़ी यूट्यूबर, मतलब ये 11 साल का करियर है, तो एक मतलब कुछ वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगा। जो जानते हैं उनको पता है। बस ऐसे चलती है। तो बेसिकली जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं जी, ये जानना चाहूँगी आप हो कहाँ से? एग्ज़ैक्ट आपका नेटिव प्लेस क्या है? मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। ओके,
प्रॉपर दिल्ली से हूँ, मेरे दादाजी भी यहीं पैदा हुए हैं और मैं भी, पापा भी। तो हमारा पीछे से हम वैसे यूपी बिचपड़ी बागपत के आसपास एक गांव पड़ता है, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन हम ओके। मेरे मेरे जो परदादा के दादा थे वो हाँ वहां से जी। हैं। अच्छा। तो लेकिन हम तो प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में हमारा है चंद्रावल, वैसे तो कमलानगर के अंदर है, तो सिर्फ नाम के लिए विलेज है। जी। मैं वहां से हूँ और बाकी मेरी जो ज्यादातर परवरिश हुई वो मेरे ननिहाल में हुई, शास्त्री नगर दिल्ली के अंदर। ओके। और बस वहीं से थोड़ा सा था कि शुरू से ही बचपन से था कि कुछ एंटरटेनमेंट लाइन में करना है। तो वो ओके। होता है आपको, जब आप छोटी एज में दिख जाता है, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो वो वाली चीज थी। अच्छा, आपने जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह, रैपिंग वगैरह में स्टार्ट करा अपना करियर, जी। बट उस समय के जो पेरेंट्स होते थे, वो इस चीज़ को ना एनकरेज नहीं करते नहीं थे, करते थे। मना करते थे कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो वहाँ पर आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना ज्यादा पेरेंट्स ने परेशान नहीं किया। अगर जी। ये बात जरूर है कि आज मैं जहां पर हूँ मैं अपने दम पे आया हूँ, मतलब मेरे को किसी फैमिली बैकग्राउंड का कोई सपोर्ट नहीं था, बट स्टिल किसी ने कोई प्रेशराइज भी नहीं किया कि ये मत करो। जी। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे लिए सही साबित हुई और मैंने अपना समय दिया इस इंडस्ट्री को और काफ़ी चीज़ें सीखी इससे, और अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। बट ओके। फैमिली की तरफ से ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि इसको मत करो या ये सब, ऐसा किसी ने कभी नहीं बोला। ओके। सबको अच्छा ही लगता था कि चलो कुछ कर रहा है। बस यही चीज़ें हैं। अच्छा, आपका जो फर्स्ट शो हुआ होगा, वो जी। आपके लिए बहुत यादगार रहा होगा हाँ, बिल्कुल यादगार आज रहा, तक का। बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपका मेरा चाहूँगी। फर्स्ट शो मैंने इंडिविजुअल पहली बार स्टेज पे परफ़ॉर्म किया था सत्यवती कॉलेज में। ओके। इंडिविजुअल, अकेला ही गा रहा था मैं और मेरे ख्याल कम से कम 5-7 हज़ार ऑडियंस थी वहाँ पे। जी। तो थोड़ा-सा नर्वस तो हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग देख रहे हैं। अब हाँ। अच्छा क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम करते हो आपको थोड़ा-सा डर भी लगता है कि सामने पता नहीं ऑडियंस जज क्या कर रही है, कि हम बिल्कुल। पागल तो नहीं लग रहे खड़े हुए। जी। बट ऑडियंस ने पूरा सपोर्ट दिखाया, प्यार मिला, तो मुझे फिर वहाँ से अपना वो बढ़ता गया। अब ऐसा नहीं लगता, अब तो हम आउट ऑफ दिल्ली भी शोज़ करते हैं, मुंबई भी शो करता हूँ मैं। हुँ। ग्वालियर हो गया, मतलब चलता रहता है, अब कहीं न कहीं जहाँ काम हुँ। मिलता है वहाँ करते हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यूज़्ड टू हो गए हैं इस चीज़ के। बट पहले स्टार्टिंग में तो लगता था थोड़ा-सा कि क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप बेसिकली ऑडियंस को क्या होता है एंटरटेन करना होता है, हाँ और अगर जी। आपके अंदर वो चीज़ है किसी भी तरीके से, देखो हुँ। आप कॉमेडी करते हो तब भी एंटरटेन होते हैं, लोग हँसते हैं। तो बिल्कुल। बेसिकली एंटरटेन होने आते हैं लोग। वो अपना हुँ। समय खर्च करके आए हैं वहाँ पे, पैसा खर्च करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऑडियंस पे समय बाँध दे, वो ऑडियंस बाँध दे। तो जी। वो ऊपर बाय गॉड मेरे अंदर शायद थोड़ी-सी काबिलियत है, वो मैं कर लेता अच्छा। हूँ। जी, अच्छा, जैसे कि आपने इस करियर में आप आगे बढ़े, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, जी। लेकिन कहीं से तो आपने इंस्पिरेशन ली होगी, कोई तो ऐसा जी, होगा? जी। रैप तो रैप का सीन तो मेरे दिमाग में बोहेमिया पाजी से ही ज़्यादा बड़ा था, अच्छा। क्योंकि और हनी सिंह पाजी उस दौरान। लेकिन बोहेमिया पाजी का म्यूज़िक बहुत अलग था, मतलब प्रॉपर अगर रैप सॉन्ग किसी को कह सकते हैं तो उस टाइम पे उनके सॉन्ग्स को ही आप कह सकते थे। बस वहीं से बड़ा, फिर धीरे-धीरे अपना खुद करना, लिखना शुरू किया और चीज़ें बनती गईं। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली रैप सॉन्ग करते हैं हम, पार्टी सॉन्ग्स भी करते हैं और डिवोशनल सॉन्ग्स भी करे हैं मैंने। हुँ। हर तरीके के ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश की है और हुँ। कभी एक एक जॉनरे में अटकने की कोशिश नहीं की। आज भी यही ट्राई रहता है कि हर तरीके के गाने करते रहें। आपकी कम्युनिटी में बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे जिनसे आप मिले भी होंगे। जी। तो आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो आज बहुत नाम कमा चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत डाउन टू द अर्थ है? अगर खाली कम्युनिटी की बात कहूँ तो एक मेरे भाई हैं, एडी नागर। ओके। ही इज़ अ वेरी फेमस एंड टैलेंटेड हिप हॉप आर्टिस्ट आई हैव ओके। नोन, और मैं उनको बचपन से जानता हूँ। मेरे फ्रेंड भी हैं, वो भाई भी हुँ। हैं। वो मुझसे बहुत बड़े हैं टैलेंट में भी, एज में भी, और बड़े भाई हैं मेरे। तो हुँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी-कभी उनको कुछ भी मुझ में लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो मुझे खुद से टोकते हैं। हुँ। स्टिल उनके पास कोई रीज़न नहीं है, मेरा भला ही चाहते होंगे तो ही टोकते हैं। तो मैं हुँ। उसको एज़ अ वो लेता हूँ, टोकते इन द सेंस कि यार ऐसे मत कर, ऐसे कर, तू तेरे को फ़ायदा होगा। जी। तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, अगला इतना, मतलब उनको क्या ज़रूरत है मुझे समझाने की ना? बिल्कुल। अगर वो समझा रहे हैं तो दैट मीन्स कि मैं उनके लिए कहीं न कहीं स्पेशल हूँ। तो मैं जी। उस चीज़ को वैसे लेता हूँ और बस ये चीज़ें हैं। बाकी तो देखो जहाँ तक कम्युनिटी की बात है, मैं उस टाइम से लगा हूँ जिस टाइम अ, हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत मुझे आज भी याद है कि वो फेसबुक पे थोड़ा-सा गूजर बॉयज़ पेज करके दौर था उस समय, जिसमें पेप्सू भाई वगैरह का नाम था। उनसे भी मिला हूँ मैं बचपन में, काफ़ी भाई थे अपने बड़े वो, नीरज पेप्सू भाई। ओके। तो उनका रोला ज़रूर था फेसबुक पे उस दौरान, उसके अलावा इतना किसी का नहीं था। उसके बाद जितने भी लोग फेमस हुए, जितने भी आप नाम गिन सकते हो, सब साथ के ही हैं, साथ के इन द सेंस कुछ ग्रुप सर्कल के। तो
उनके लिए तो मैं तो उनसे इतना ऐसा वो है नहीं मेरा इंस्पायर्ड, क्योंकि सब साथ ही ग्रो हुए हैं। अच्छा, लेकिन आपके और भी दोस्त हैं, जैसे जी, कि एक मैं नाम लेना चाहूँगी एल्विश यादव। जी भाई है उनसे मेरे। उनसे आप पहली बार कब मिले और जब मिले तो आपको कैसा लगा? एल्विश भाई के साथ एक बहुत पुराना किस्सा है, जो कि हुँ, मुझे पता भी नहीं। एक मेरे भाई थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, अक्की कल्याण। अ, अक्की कल्याण भाई बहुत टैलेंटेड सिंगर थे, बहुत बड़े-बड़े गाने उन्होंने दिए हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर पाया। ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहे। ओके। एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था, हुँ, 2-4 साल पहले। तो उनका एक दिन मेरे पास कॉल आया कि भाई एल्विश भाई के साथ ऐसे-ऐसे मिलना है। उस समय एल्विश भाई इतने बड़े नहीं थे, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2018-19 की। ओके। तब तो शायद वर्ल्ड वाइड एल्विश भाई को कोई नहीं यस, जानता था। एज़ बिल्कुल। यूट्यूबर थे वो, 5-6 लाख सब्सक्राइबर होंगे। जी, बहुत मतलब स्टार्टिंग ही थी उनकी। हाँ जी। तो उस समय मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि टू बी फ्रैंक उस समय इतना ज़्यादा वो नहीं था। मैं कहा चलो ठीक है, अभी क्योंकि मैं बिज़ी था, मैं कहा नहीं मिल पाया। पर हुँ, तब से उनसे था कनेक्शन, उनकी टीम से बहुत सारे लोग अंदर के ऐसे हैं जो जानते हैं मुझे, लव कटारिया भाई हो गए, और भी उनकी टीम के कितने बंदे हैं जो मुझे जानते हैं, हुँ, उनके कज़िन्स मुझे जानते हैं। तो एल्विश भाई जानते हैं, तो ऐसे कभी नहीं मिल पाए। बट आफ्टर ही बिकेम स्टार, तो फिर वो एक होता है ना कि होता है, तो उस दौरान मेरे एक बार ईसीएल में, जो ईसीएल इनका फर्स्ट हुआ था, जब एल्विश भाई ट्रॉफी जीते, ईसीएल यस, यस, क्रिकेट यस, लीग, यस। उसमें जो एक उनकी सक्सेस पार्टी थी, उसमें मेरे को इनवाइट किया था उनकी टीम के थ्रू, तो मैं वहाँ गया था। वहाँ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, पार्टी करी थी। ज़्यादातर मेरी किस्मत उनके साथ पार्टीज़ में ही मिलती है। अच्छा। हम पार्टी कर पाते हैं। फिर अभी दूसरा ये सीज़न हुआ था ईसीएल का, इसमें मैं भी गया था। हुँ, तो चिल आउट किया हमने काफ़ी। अभी अब ज़्यादा मिलने लग गया हूँ, पहले इतना नहीं था। बट हाँ, हुँ, जानता काफ़ी टाइम से हूँ भाई को मैं, क्योंकि जो कंपनीज़ होती थी ना, इनको जो स्पॉन्सर्ड करती थी पहले यूट्यूबर्स जी, को, जो इनको ब्रांड प्रमोशन लाके देती थी, 2 बिल्कुल। कंपनियाँ होती थी। हुँ, आज भी हैं वो। एक शोशोपूल है, आशीष भारद्वाज भाई हमारे बड़े ओके, उनकी, और एक है ब्रांड्स अप, ओके। धीरज दीक्षित भाई थे, पता नहीं धीरज ऐसी करके कुछ नाम है। तो ये सब उनसे साइन थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था ना, एक प्रॉपर्टी बना रखी थी सोनीपत में, गुड़गाँव में, जिसका जहाँ पे था। तो अच्छा, वहाँ पे इन सब क्रिएटर्स के लिए कैमरा और भी इक्विपमेंट सब रखे होते थे उनको, मतलब शूट वगैरह करना है तो। तो मैं तो एज़ अ रैपर, तो मैं भी जाता रहता था वहाँ पे, हुँ, किसी क्योंकि मेरे ऑडियोज़ यूज़ करते थे ये लोग हुँ, उस टाइम पे अपने अपनी वीडियोज़ में। तो क्लेम वगैरह मैं हटवा देता था, तो मेरे गाने भी प्रमोट हो जाते थे। तो उस समय मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैब किया, तो उस दौरान मैंने देखता रहता था। तो जी, मतलब एक नोननेस थी कि हाँ भाई, ये भी एक रैपर है, मतलब हाँ भाई है, जी, मतलब ऐसे वाला था। पर क्लोज़ अप धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, ओके। तो बस वही चीज़ है। अच्छा, अभी जितने भी बॉलीवुड के हैं या कोई भी स्टार है, वो ज़्यादातर मुंबई में रह रहे हैं। जी। मैं जानना चाहूँगी कि मुंबई और यहाँ पर हुँ। दिल्ली में क्या फ़र्क है ऐसा? मुंबई में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है। हुँ, वो शहर इस काम के लिए मशहूर है, जी, तो वहाँ गली-गली में ये चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ जो मैं अपने जीवन से सीखा हूँ, ये सीखा हूँ कि भाग कर कभी-कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कुछ चीज़ें जी, किस्मत से भी मिलती हैं। तो ऐसा कहना बेकार होगा कि जो लोग यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, वो भी कर लेते हैं। ओके, बाकी स्टिल हाँ, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है। अपने हुँ, आप को एक ग्लो करके अगर आप दिखाना चाहते हो, तो वहाँ हुँ, पर मौके ज़्यादा हैं। फ़िल्म सिटी है वहाँ पे यार ओवरऑल। जी, बाकी हाँ, आने वाले टाइम में मुझे लगता है अभी हमारी नोएडा की कितनी फ़िल्म सिटी हो रही है, तो हाँ यहाँ पर जी, भी धीरे-धीरे और अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। बिल्कुल, बट हाँ, अभी अगर देखा जाए तो वो तो है ही देखो, अगर जी, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे भी हो जाते हो, तब भी आपको काम करने के लिए वहाँ जाना ही पड़ता है। ओके, तो वो एक गढ़ है, मतलब बेसिकली जहाँ पर बट हाँ, एक अगर आप बहुत बड़े हो जाते हो, तो आपको एक वहाँ पर जाना ज़रूरी है, एक टाइम पे अच्छा, काम सारा वही है। ओके। तो आजकल के जो न्यू क्रिएटर्स निकल रहे हैं, हुँ। उनके लिए क्या एडवाइस है? क्या वो यहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं या उन्हें भी जाना चाहिए? बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि पहले अपने आप को यहीं से ग्रो करो, क्योंकि आजकल नंबर्स का ज़माना है, हुँ, सोशल मीडिया पे आपके जितने अच्छे नंबर होंगे, और दूसरी चीज़ होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हुँ, आपकी आपके काम से बनती है, कितने साल आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कितने साल आप जिस भी जी, ज़ोन से काम कर रहे हो आप। तो ये होता है, बाकी मैं तो ये कहूँगी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पहले अपना कंटेंट पे ध्यान दें, क्योंकि एक तो किसी को कॉपी मत करो, कोशिश करो अपना ही करो। हुँ, और जब तक आपके एक अच्छे नंबर यहीं से आप शुरू कर रहे हो, तो जब आपको लगे कि वो आपको खुद ही कॉल आ जाएगी फिर, अच्छा, अगर आप उस लायक बन जाओगे तो। बिल्कुल। बेमतलब भटकने मत जाओ, तो फिर लौट-लौटा के ही आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आजकल का जो यूथ है, हुँ, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं, जो उनका स्टाइल एकदम अलग है, गन वाला या जी। कार वाला, उससे आपको क्या लगता है कि यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, अगर इन सब चीज़ों से यूथ पे इम्पैक्ट पड़ता, तो मुझे लगता है कि जो भजन गाते हैं लोग, डिवोशनल हुँ, सॉन्ग्स गाते हैं, उससे भी पड़ता।
बिल्कुल। तो अब वही वाली बात है, जिसने जो करना है वो करना है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि पड़ता है, हाँ, बट अगर स्टिल अगर लग रहा है लोगों को तो ठीक है। आप, मुझे ऐसा लगता है सब चीजें चलाती ऑडियंस ही है। बिल्कुल। आर्टिस्ट सिर्फ बना सकता है। और देखो, कोई भी चीज होगी, जो चीज ज्यादा बिकती है मार्केट में, इंसान कोशिश करता है वही चीज मैं बिकूं। बिल्कुल। तो अगर ये चीजें बंद होंगी तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आर्टिस्ट भी नहीं बनाएंगे ऐसी चीजें धीरे धीरे। जी। अभी कल मेरी बात हो रही थी तो इसका भी तोड़ निकाल लिया मुझे, किसी अंदर की इनसाइडर खबर मैं आपके उस पर बता रहा हूँ पहली बार, जो काफी लोगों को नहीं पता होगी। हरियाणवी गाने का आपको लगता है ये जो भी हुआ, अभी गैंगस्टर सॉन्ग्स बंद थोड़ी हो जाएंगे। इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अच्छा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी कनाडा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही हैं, अच्छा। सारी की सारी। ओके। क्योंकि वहां से अगर वो अपलोड करेंगे तो वो गाने उड़ ही नहीं सकते। अगर इंडिया में बैठ के अपलोड कर रहे हो तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास राइट है वहां उसको उड़ाने का। हरियाणा की जी। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट उस पर इश्यू उठाती है, चाहे दिल्ली की होगी वो भी होगी। लेकिन अगर आप बाहर से कर रहे हो तो फिर मतलब आउट ऑफ हाथ के अंदर पावर ही नहीं है ना उनके। और ऑडियंस तब भी सुनेगी, तो वो तो जो होना है वो होना है। उसमें तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि इन सब चीजों से ज्यादा जो और देश के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है उस Yes. पर अगर ध्यान दिया जाए बिल्कुल। तो ज्यादा बेहतर है। ये तो बेकार की चीजें हैं। हाँ, ये तो बेफालतू का है कि क्रिएटर्स को परेशान करना, क्योंकि जब तोड़ निकल ही जब जाता शोले है। पिक्चर के गब्बर को देख के लोग गब्बर नहीं बने, जी। तो अब कोई कैसे बन जाएगा ना। तो वो बिल्कुल। तो चीजें जो शुरू से होती हुई आ रही हैं। दो करेक्टर दिखाए जाते हैं हमारे समाज में, एक गुड एक बैड। और वो चीज हमने नहीं पैदा करी, वो पीछे से चलती आ रही है। रामायण में भी यही चीजें हैं। जी। तो वही चीजें हैं सब। बस अब वो फैसला इंसान के हाथ में होता है, उसे क्या चूज करना है। और बस यही चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति पे जिम्मेदारियां होंगी, जिस पे अपने परिवार का वो होगा कि हाँ कि भाई मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा। ये सब हरकतें वही करेंगे जिसके आगे पीछे कोई होगा नहीं, या जो ज्यादा नहीं समझता होगा दुनिया को, छोटी उम्र का होगा, वही इन सब चीजों को लाइक करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि असलियत कुछ और है, और ये सब चीजें कुछ और है। वो कहते हैं ना, रील और रियल में बहुत फर्क है, वो वाली बहुत चीज है। फर्क है। अच्छा, जैसे कि एक छोटे शहर से जो इंसान कुछ बनना चाहता है जी या कुछ करना चाहता है, जैसे आप भी एक अच्छे क्रिएटर है, एक अच्छे म्यूजिशियन है, जी। तो आप उस बंदे के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज में आ रहे हो तो तभी आओ जब आप पूरे सीरियस हो। हम्म। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं फिर आपका अगर नहीं होता कभी कभी, क्योंकि प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। हाँ जी। म्यूजिशियन बनना मजाक नहीं है मेरे हिसाब से। आपको पूरा इसके अंदर अपना सोल को डालना पड़ता है, क्योंकि कनेक्ट होती है एक चीज म्यूजिक के अंदर ना। बिल्कुल। क्रिएटर तो चलो फिर भी एक कॉपी हो सकती है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूंगा। क्रिएटर उनकी अपनी मेहनत होती है। एक कंटेंट बनाना भी बहुत अलग। अब आजकल जो चीज चल रही है वो महान है, मुझे लगता है जो चीज चल रही है वो महान है। बट हाँ, अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो पूरा उसमें आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब एक टाइम के साथ एक डेडिकेशन होना बहुत डेडिकेशन जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, ज्यादा। आपकी हमने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करा, बाहरी दुनिया के बारे में बात किया। मैं ये जानना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इमोशनली किससे कनेक्ट हो? मैं अपनी लाइफ में इमोशनली सबसे ज्यादा कनेक्ट हूँ, सबसे ज्यादा तो अपने आप से ही हूँ। क्योंकि मुझे अकेले में बातें करना और अकेले में कोई भी डिसीजन लेना वो ज्यादा बेहतर लगता है। क्योंकि जब आप अपनी चीजों को, अपने डिसीजंस को सामने वालों के आगे रखोगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल। पर अब जब आप अकेले में बैठ के अपने आप से कोई भी सवाल करते हो तो शायद मुझे लगता है कि आपका माइंड आपको सही गाइडेंस देता है। जी। तो मेरा मानना ये है कि आपने हर चीज फेस करी होती है अपनी लाइफ में। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पूछनी चाहिए अपने बड़ों से, बट वो एक अलग चीज हो गई। जी। बट अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा अपने आप को समय देना भी बहुत जरूरी है, कि जी। आप सोच सको। क्योंकि जितने लोगों के बीच में रहोगे उतनी बातें, उतना दिमाग घूमता है, यस। तो वो वाली बात हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आप अकेले रहते हो, तो जी जैसे हम लोग अकेले रहते हैं, मुझे पसंद है मैं सूदिंग सॉन्ग सॉन्ग सुनूं या मेलोडी सॉन्ग सुनूं, हाँ, तो आप अपने आप को हील करने के लिए कैसे सॉन्ग सुनते हो? मैं भी ऐसे ही सॉन्ग सुनता हूँ जैसे आप बता रहे हो। सूफी सॉन्ग्स हो गए, जगजीत सिंह साहब हो गए, और भी जितने पुराने गाने हैं। आजकल टेक्नो सुन रहा हूँ ओल्ड ओल्ड म्यूजिक के साथ। मतलब वो बॉलीवुड ओल्ड सॉन्ग्स का फ्लेवर जब टेक्नो पे होता है तो मजा आता है। ठीक है, मतलब हर तरीके के जॉनरे एज आर्टिस्ट में सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे और ज्यादा मेरी नॉलेज बढ़ती है म्यूजिक की। जितने मैं लेजेंड्स को सुनता हूँ उतना काम करने का तरीका आता है, उतने फ्लोज सीखते हैं। तो वही वाली बात है। तो ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग है या कोई भी रैंडम? कोई भी रैंडम मैं सुन लेता हूँ। अभी भी कल परसों भी एक गाना मैं सुन रहा था, पता नहीं कौन सा गाना था, मैं भूल गया। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ। जगजीत सिंह साहब के हो गए, जैसे कि वो है
झुकी झुकी सी नजर है एक गाना है, वो ओके। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब कई लोग सोचेंगे रैपर हो गए कैसे, बट नहीं ऐसा नहीं है यार, नहीं, ऐसा वो नहीं तो होता। म्यूजिक से म्यूजिक निकलता है। जी। तो बस एक वो गाना मुझे बहुत पसंद है, झुकी झुकी सी नजर। ऐसा तो होता ही है, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग को लोग हम्म, भजन में कन्वर्ट कर हाँ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कितना कुछ इससे चेंज हो बहुत सारी सकता है। चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मतलब अपना टेस्ट हमें टेस्ट कर मतलब कि चेक करते रहना चेक चाहिए करते जो भी रहना चाहिए, रहता बिल्कुल। है वो। आप जैसे कि ट्रिप्स वगैरह पर भी जाते होगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो ऐसा लास्ट कौन सा ट्रिप आपने अभी तक का किया? नहीं, फ्रेंड्स के साथ तो मैं ज्यादा बहुत पहले कभी गया हूँ तो गया हूँ, अब रिसेंटली तो नहीं जाता। ओके, तो मतलब बाकी अभी हाँ, काम से भी मुंबई चले जाते हैं ज्यादातर, या गोवा वगैरह तो थोड़ा मतलब घूमने फिरने चले गए। मैं थोड़ा सा अकेले रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, मैंने बोला ना, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही दुनिया देख ली मैंने छोटी उम्र में। ओके। तो बस अब दिल नहीं करता, क्योंकि अब वो समझ आ गया है कि जो करना है आपने खुद ही करना है। ओके, तो वो वाली बातें हो जाती हैं। मतलब देखो, मैच्योर अपना अपना माइंड। वे है जीने का, जी। हाँ अपना अपना वे है। मुझे ज्यादा लोगों से जुड़ना पसंद ही नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा उम्मीदें जोड़ोगे अपने साथ आप। जी। तो वो वाली बात होती है, फिर वो जब उम्मीदें टूट जाती है तो फिर बुरा लगता है। ओके। तो इसलिए अच्छा। बेहतर ये है कि जब आपको पता हो कि आपने सब कुछ करना है, तो आप अपने जोन में ही घूम रहो। बिल्कुल। आपका कोई ऐसा रहा है इंसिडेंट या कोई ऐसा बचपन का प्यार जो आपने कभी किसी से शेयर ना किया हो, आपके मन में आज तक हो? नहीं, शेयर तो मैं सबसे कर देता था। ऐसा तो नहीं है, मतलब जितने क्लोज वंस हैं, कि मैं ऐसे छुपका के करने वाला कोई आदमी नहीं हूँ, कुछ चोरी थोड़ी कर रहे हैं, प्यार ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं रहा जिनको आज तक मतलब जिनसे प्यार किया, वो मतलब कभी कभी बचपन में होता था कि मतलब वो चीजें बचपना था, उतना बचपन का तो कोई ऐसा वो याद नहीं है मुझे कि कोई ऐसा सीरियस वाला लव रहा मेरा। हाँ, वो क्रश रहा, काफी लोगों पे रहा, बट ऐसा नहीं कि कोई सीरियस लव बचपन का तो कोई याद नहीं है। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया में 10 तरीके की चीज़ें हैं, जी। लेकिन आजकल हम लोग क्या है रात में बैठे हैं रील्स हम्म। स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है रील्स ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है पर्सन के माइंड पे या फिर वाईटी शॉर्ट्स? इम्पैक्ट तो दोनों डालती हैं, पर अभी बहरहाल सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है वो आई थिंक रील्स है। ये हाँ, मुझे लगता है रील अभी ज्यादा ग्लोबली बड़ा है, अभी शॉर्ट्स पे इतनी एंगेजमेंट नहीं है। जी। और मतलब अभी ये मेरा मानना है ऐसा, जहां तक हुँ, जितना मैं यूज कर रहा हूँ उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल। आई थिंक रील पे ज्यादा अभी ऑडियंस है, ओके, शॉर्ट्स पे इतनी नहीं है। वो ओके। आप खुद भी फील करोगे, आप यूट्यूब जब यूज करोगे एज ए क्रिएटर, तो आपको लगेगा। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम ना ईज़िली इंस्टाग्राम यूज़ ने हो जाता इंस्टाग्राम है। जब से आया है ना, जब से शॉर्ट प्लेटफॉर्म आया, तो पहले तो ये इंस्टा ही हाँ लेके आया था जी, ना यूट्यूब से। यस। तो उस उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली है। जी। टिकटॉक की सारी जनता उनके पास ही हाँ, है। उन्हीं के पास आ गई थी क्योंकि टिकटॉक और वो इतना अचानक से बंद हुआ। यूजफुल है, हैंडी है, शॉर्ट इतना हैंडी नहीं है। आप उसको यस, चलाओगे ना, थोड़ा सा फील बिल्कुल, करोगे, यस। तो थोड़ा सा है उसके अंदर। मुझे पर्सनली भी इंस्टा ज्यादा हैंडी हाँ, लगता है। इंटरैक्टिव भी बहुत लगता है वो, थोड़ा-सा डिफरेंट है उसमें से। जी। अच्छा, जैसे कि आप बाहर का खाना भी खाते होंगे, तो आपको जी। क्या लगता है जो देसी फूड होता है, जो बाहर रेडी पे लगता है या जी। फिर गाँव का खाना एकदम देसी वाला, उसमें से आप ज़्यादा क्या प्रेफ़र करोगे? प्रेफर तो मैं देखो देसी खाने को ही करूंगा। देसी को भी मतलब बेसिकली देसी खाना कहने का मतलब है घर की चीजें, हरी सब्जियां खाओ और दूध पियो, जितनी ज्यादा चीजें अगर आपको अपने शरीर को लंबा लॉन्ग टाइम तक हुँ, चलाना है तो। और ये जो बाहर का फूड है, ये अच्छा तो लगता है, लेकिन वो अंदर जाके आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा करता है। वो हुँ, एक एज तक आपको नहीं महसूस होती, हुँ। बट धीरे धीरे जब जैसे आपकी एज थोड़ी एक टाइम बाद जाएगी, तो वो चीजें फिर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू करती हैं। अच्छा, अभी लड़कों का क्या हो गया ना, उन्हें बॉडी बनानी है, हम्म। जिम जाना है, पता नहीं क्या-क्या ले रहे हैं, प्रोटीन, एनोल बहुत कुछ लेते हम्म। हैं। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? मैं मैं जिस गली गया नहीं, वहाँ के रास्ते मतलब बातें ही नहीं करता, तो मैं किसी के बारे में ऐसे गलत नहीं बोल सकता वो। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी ये बातें कहते हैं कि डब्बा खा के बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। ओके। स्टिल खाने के बाद भी जी तोड़ना पड़ता है, पूरा मेहनत करनी पड़ती है, बकवासबाजी है। जाओ तो सही है जिम, 15 दिन हुँ, जाओगे, आप गाड़ी का गेट नहीं खोल पाओगे। जी। अगर आपने हफ्ता भर भी जिम कर लिया ना, आप अपने घर का गेट नहीं खोल पाओगे। जिस दिन लेग्स हुँ, मार लिए, अब जीने नहीं चढ़ पाओगे घर के। ओके। तो ये बकवासबाजी है। इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा क्या है ना, कि मुझे लगता है बूस्ट अप मिलता है बॉडी को। हुँ। और इसमें भी न्यूट्रिशंस ही होते हैं, चीज़ें ही होती हैं जो इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन से हूँ नहीं। बाकी इतना अच्छा, ज़रूर है कि बहुत मेहनत है बॉडी बनाने में। तो जैसे छोटी उम्र के लड़के भी चाहते हैं अब करना, आपको क्या लगता है कोई ऐसी एज है जिस पे उनको स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक आफ्टर 18। आफ्टर 18 हाँ, ज़्यादा आफ्टर बेटर। 18 ही करना चाहिए, बाकी अब उनकी अपनी चॉइस है। तो अब तक का आपका जो मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग रहा है जो आपने रैपिंग की है जिसको लेके, वो जी। कौन-सा रहा है? बहुत सारे रहे हैं मैडम मेरे तो, बट मेरा एक पर्सनल फ़ेवरेट है गाना मेरा, हवाबाज़ी। हुँ, या और भी गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं।
ऐसे में बता नहीं पाऊंगा, बहुत सारे गाने हैं, मतलब ऐसा पर्सनल फेवरेट बोलना मुश्किल हो जाएगा कि मेरे और गाने बुरा मान जाएंगे। तो आप बट हाँ, कोई ऐसा कुछ सुनाएंगे हमारी ऑडियंस को? आपको किस तरीके के गाने पसंद है बताइए। मैं रैपिंग थोड़ी कम सुनती हूँ। हम्म। आप मुझे जो सुनाना चाहेंगे मैं सुनना चाहूंगी। तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ मेरा। एक गाना लिखा था हमने, बेवफा। ओके। वो R&B सॉन्ग है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। हम्म। वो ऐसा है। तू फेमस मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये दुनिया तेरे बारे में 100 दफा कहेगी, तू बेवफा थी बेवफा है बेवफा रहेगी, ऐसे करके था। तो वाह सुनना यार। आप बाकी यूट्यूब पे पूरा हाँ, गाना। मैं सुनूंगी, पक्का सुनूंगी। मैंने बोला ना, हम हर तरीके के गाने बनाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली रैप। मेरी ओके। कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा ऑडियंस जुड़ पाए उतना ही फायदा है। हर ओके। जगह आप बजोगे अगर, हर जगह आपको लोग सुनेंगे अगर आपके हर तरीके के कंटेंट आप बनाते रहोगे तो। एज अ सिंगर आपका क्या गोल है? कहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हो? एक लेवल होगा। जितना डिजर्व करता हूँ। ओके। बिल्कुल, मैं कभी भी अ, उम्मीद से ज्यादा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता इन सब चीजों में कि मुझे कितना मिलेगा। मैं, मुझे लगता है बस ऊपर वाला जितना दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए मेरे को, और जितना डिजर्विंग होगा मुझे उतना मिलेगा। जो मेरी किस्मत का होगा मुझसे दुनिया में कोई ताकत नहीं जो छीन ले। ओके। और कभी गिल्ट भी नहीं रखना चाहिए ऊपर वाले से, क्योंकि ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वो लोग भी तो जी रहे हैं जो मतलब डिजेबल्ड हैं और जिनके हाथ पैर नहीं है, तो जी। ऊपर वाले हमको कुछ करने का मौका दिया है। यही अपने आप में ब्लेसिंग है, यही सक्सेस है। और मेरे लिए तो सच में मैं बताऊं, मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब मानता हूं अपने आप को कि मैं बचपन से जो करना चाह रहा था वो अभी कर पा रहा हूँ। ये और मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। बिल्कुल। तो बस यही चीज है। तो कोई ऐसा सपना जहाँ आप, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो? मैं अपने आप को यही देखना चाह रहा था, कमाल जिंदगी में मैं आ गया। अरे। बाकी नहीं, मजाक से हट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। हसल, अभी हसल 5 के लिए मैं ट्राई करूंगा। अगर मेरे को देखो, सी मैं 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, तो जी। मेरे खुद भी एज अ आर्टिस्ट मेरी कुछ वो हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पे काम करने के बाद कुछ डाउट्स है मेरे मन में कि वो आर्टिस्ट को साइन कर लेते हैं, फिर वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं, एक एक साल तक कोई कंटेंट नहीं डाल सकते आप। तो वो कुछ क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अगर मुझे अपने तरीके से वहां पे एंट्री मिलेगी अपने तरीके से, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। ओके। ऐसे नहीं करना चाहता कि मैं गया और अपने जो मैंने बाहर 10-11 साल की जो मैंने छोटी मोटी जो भी लेगेसी बना रखी है वो खराब हो जाए। ओके। क्योंकि जो भी बना रखी है वो मेरे दम पे है। वो मैंने बिल्कुल। आज तक किसी शो के बलबूते पे या किसी और के उस पे नहीं बना रखी है, वो मेरे को खुद लोग जानते हैं। ओके। आई थिंक हसल जब से नहीं आया था तब से हम रैप कर रहे हैं, तो उस चीज की भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। इज्जत रखनी चाहिए। बिल्कुल। बस वो छोटी सी एक वो है, और बाकी देखो। एज अ सिंगर आपको क्या लगता है, एक सिंगर के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या रहता है? डिस्कवर होना, डिस्कवर होना, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है। मैं तो फिर भी बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि हम इतने टाइम से लगे हैं, तो लोग जानते हैं, लिंक्स हैं, और पुराना नाम हो गया अब, काफी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है नाम। अभी स्टिल मैं भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली मैंने, एक गाना किया था मैंने, मैं भूल गया था, एक सोनोटेक कंपनी हरियाणा की, काफी बड़ा नाम है, तो उनके साथ मैंने गाना किया था। उसमें एक गाना था पतला दुपट्टा, उसमें एक लड़की फीचर कर रही थी मेरे साथ, गाना गा रही थी। तो उस समय ना मैंने इतना गौर नहीं किया था, उस समय हम पीक पे थे। तो अब मैंने जब रिसेंटली उसकी थ्रो बैक वीडियो डाली तो मैंने नोट किया कि वो लड़की रेणुका पवार थी। अच्छा। अभी देखना, मैंने इंस्टा पे डाली हुई है। ओके। तो सेम वही वाली चीज है कि ठीक है, बस चलती रहती है चीजें, और बस लगे रहना चाहिए लाइफ में, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और बस यही सब चीजें हैं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। लगे रहो बस। ऐसा कोई सॉन्ग जो अभी आप रिलीज करने वाले हो, अपकमिंग सॉन्ग आ रहा है आपका कोई? बिल्कुल, अभी मैं ऑडियो पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, जी। क्योंकि आजकल ऑडियो का जमाना ज्यादा है। कोई भी इंस्टाग्राम पे ऑडियो वायरल होती है तो मतलब म्यूजिक लेबल्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि दे दो हमें, दे दो हमें। हम्म। अभी रिसेंटली मेरा गाना आने वाला है फैल्कॉन, उसके बाद भी 2-4 ऑडियोज हैं बनाएंगे। बस यही सब चीजें चल रही हैं, बाकी करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरा गाना है अंडरटेकर, अभी 15-20 दिन पहले ही। अच्छा। हाँ, उससे पहले एक ऑडियो निकाली थी हमने, छोरा बदमाश, वो भी जो ECL 2 का जितना होता उसको सारा वहीं पे प्रमोट किया था हमने, हम्म। इन्फ्लुएंसर्स के साथ। वहाँ पे मेरे काफी भाई आए थे, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। आरुष भोला, हम्म। अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी, लैला वगैरह और फ्यूजन कार वगैरह भाई, तो मतलब वहाँ पे काफी चीजें प्रमोट करी। लव कटारिया भाई भी थे। चलती रहती है चीजें बस। ओके। तो मतलब अभी आपका एक सॉन्ग आ रहा है, वो कब तक रिलीज होने के चांसेस है? मतलब अभी तो लगेगा शायद महीना,
महीना मतलब 20-25 दिन महीना लग सकता है। तो आपके फैन से आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता होगा। वहाँ बस वहाँ बस भाई है, सब इज्जत करते हैं कि काफी टाइम से लगा हुआ है, तो एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बने रहना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा मुश्किल ही बने रहना है। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें बने रहना इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैंने खुद देखा है कि अगर आप 1 साल भी अगर आपका काम नहीं चल पाता या कुछ नहीं होता तो लोग क्विट करने की सोचते हैं उस चीज को, Yes. कि यार छोड़ो, अब क्या इसमें अपना टाइम खराब करना। लेकिन बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो चीज नहीं हो रही उस पर विश्वास रखो, वो कल जरूर होगी। बिल्कुल। और आप जितना ज्यादा किसी भी चीज को घिसोगे, शार्प करोगे, वो शार्प ही होगी। ठीक। तो इस तरीके से आपका टैलेंट होता है, कला होती है, उसमें जितना आप समय इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा निखर के धीरे धीरे वो आगे आती रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप एक सिंगर हो हम्म और मैंने देखा है लोग बहुत रिहर्सल करते हैं अपनी हम्म आवाज को बनाने के हम्म लिए। हम्म, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस एज अ रैपर तो फ्लोज के लिए रिहर्सल करते ही हम लोग, लिखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी हाँ, जो सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स हैं, वो रोज सुबह सुबह उठ के रियाज भी करते हैं। सबका, हमारा रैपर्स का भी अपना रियाज होता है यार। मतलब आप जब रैप करते हो, अकेले कमरे में बैठ के वर्सेस ट्राई करते हो, वर्सेस को चेंज करते हो, उनमें अपनी अपनी फ्लोज डालते हो, एक अलग तरीके से गाने की कोशिश करते हो, तो वो ही रियाज होता है उनका। तो जी। मतलब टाइम देना, बेसिकली उसको प्रैक्टिस करना कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, वही जी, रियाज होता है। मतलब पूरा हार्ड वर्क रहता पूरा है हार्ड इसमें। वर्क रहता है, बिल्कुल रहता है। कोई भी चीज मतलब लिखना, फिर उसको बनाना, फिर कंपोज करना, फिर म्यूजिक देना, फिर वो सब चीजें साथ में सेटल करना एक उस पे है। और ये भी एक टास्क होगा कि हर इंसान को आपकी वॉइस अच्छी लग रही है, हाँ, ये तो समझ आ रही वो है। तो है ही बिल्कुल। कुछ लोग बेवजह भी हेट रखते हैं मन में, जी। मतलब तो है, वो तो है कि सबके साथ है वो। अगर खाली मेरे साथ हो तो मैं उन चीजों को डिस्कस करूं, बिल्कुल। वो तो आप जब जिस किसी भी फील्ड में जाओगे तो वो तो मिलेंगे आप। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा वाईसी जी के साथ, और ऐसी चीजें जानी जो कि दुनिया में पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए केजेड टॉक्स पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।